का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू हो, विश्लेषण शुरू हो, उससे पहले आपको बताएं आज कौन सी खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं। शुरुआत ई कॉमर्स पॉलिसी की खबर के साथ। जल्द आने वाली है ई कॉमर्स की नई पॉलिसी। क्या पॉलिसी में होगा, क्यों जरूरत पड़ी, ये जानेंगे। क्या है मॉनसून का ताजा हाल, ये समझेंगे। थोक महंगाई के आंकड़ों के भीतर क्या छिपा है। थोक महंगाई के आंकड़े आए, कुछ नई तस्वीर बता रहे हैं महंगाई के बारे में, डिस्फ्लेशन बता रहे हैं। क्या इनका मतलब है, ये जानेंगे। क्या गर्मी में और बढ़ेगी बिजली की किल्लत, ऐसे क्या संकेत हैं। वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल प्लान में क्या है। मैनेजमेंट ने सौंपा है, कहा है कि हम रिवाइव करेंगे कंपनी को, पैसा जेब से डालेंगे, बाजार से लाएंगे। क्या है इस रिवाइवल प्लान में, ये जानेंगे। और यूएई कैसे बना भारत का बड़ा निवेशक। बड़े निवेशकों में यूएई की गिनती आने लगी है। अब तक किन की आती थी, सिंगापुर की, मॉरिशस की, कि यहाँ से बहुत पैसा आता है, यूएस से एफआईआईज आते हैं। लेकिन एक नया नाम उभरा, यूएई। क्यों उभरा, कौन सा पैसा है, कौन लगा रहा है। ये तो अपारदर्शी पैसा था, इसमें तो पारदर्शिता के इश्यूज थे। फिर ये पैसा कैसे आया, ये सब कुछ आज समझेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। शुरुआत म्यूचुअल फंड की एक खबर के साथ। म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा देने वाले एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म यानी ईओपीज, सेबी ने ईओपीज के लिए एक आदेश दिया है। क्या कहा है उन्होंने, कहा है कि रेगुलेटर्स के साथ उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, पंजीकृत कराना होगा। सेबी ने ऐसे सभी प्लेटफॉर्म को म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान बेचने से भी रोक दिया है। ये प्लेटफॉर्म अब सिर्फ म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान ही बेच पाएंगे। सेबी ने ईओपीज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें सभी नियमों का जिक्र भी है। सर, क्या बदलेगा इस पहल से। शुभम, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है म्यूचुअल फंड के निवेशकों की दृष्टि से, और भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अभी ताजे आंकड़े आए हैं डीमैट अकाउंट्स के, और हमें दिख रहा है कि भारत के वो हिस्से जहां निवेश संस्कृति थोड़ी कमज़ोर थी, उन राज्यों से भी, भारत के उत्तर भारत के उन राज्यों से भी निवेशक अब निवेश कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में, खासतौर से म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। इसलिए सेबी का फैसला उन सारे लोगों के लिए जानना जरूरी है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे, करना ही चाहिए और आगे करेंगे। सेबी के इस रेगुलेशन के बाद म्यूचुअल फंड खरीदने की आपकी प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकती है। होता यह है कि म्यूचुअल फंड की स्कीमों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक वो स्कीमें हैं जो डायरेक्ट स्कीमें हैं, जिसमें आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, और दूसरी रेगुलर स्कीमें हैं जिनमें कि आप किसी फंड एडवाइजर्स की मदद से या किसी फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से निवेश करते हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड बेचने का पूरा तौर तरीका बदल दिया, और इसलिए हमने इसे आज अपनी सबसे प्रमुख खबर में, पहली खबर में शामिल किया है। इस नई प्रक्रिया के तहत अब जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, चाहे वो एग्रीगेटर्स हों या फंड बेचने वाले फिनटेक कंपनियां हों, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेच पाएंगी। रेगुलर प्लान जिनकी बिक्री आप म्यूचुअल फंड से सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए करते हैं, वो उसमें शामिल नहीं होंगे। एक एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म को म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास रजिस्टर करना होगा। वहाँ जाकर आप सीधे म्यूचुअल फंड खरीद पाएंगे, डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड की स्कीम का चुनाव कर पाएंगे। ये काम जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फिनटेक कंपनियां हैं, जो प्लेटफॉर्म है, वो भी करेंगे, और अगर म्यूचुअल फंड कंपनियां खुद अपने प्लेटफॉर्म ऐसे बनाना चाहेंगी तो शायद वो भी बना सकेंगी। मामला इसमें थोड़ा कमीशन का है जो पेचीदा है। इसे क्यों बदला गया, क्योंकि जब आप कहीं रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपका जो कमीशन पे करना होता है शुभम, वो टोटल एक्सपेंस रेशियो का हिस्सा हो जाता है जो म्यूचुअल फंड की स्कीम में है। पर जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो इसमें उसे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास की वेबसाइट पर जाकर ट्रांजेक्ट करना पड़ता है, और अगर उसके पास जाते हैं, किसी म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर से लेते हैं, तो उसमें कमीशन की प्रक्रिया दूसरे तरह से लागू होती है। अब इस प्रक्रिया में अगर आप रेगुलर स्कीम नहीं खरीद रहे हैं, सीधे म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं, तो जाइए अपना म्यूचुअल फंड चुनिए और खरीद लीजिए। देश में लागू होने वाली नई ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। जल्द ही इसको सार्वजनिक किया जाएगा। ड्राफ्ट में दरअसल एक समान नियम लागू करने पर जोर होगा, यानी कि जो नियम अमेजॉन के लिए हो वही किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी के लिए, कोई नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी हो। साथ में कई और चीजें होंगी जिनका ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली किसी कंपनी में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हिस्सेदारी ना लें, अपने प्रोडक्ट ना बेचे। इस तरीके के जो तमाम मसले थे ई कॉमर्स के, वो इस पॉलिसी के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सर, जरूरत क्यों पड़ी इस पॉलिसी की? भारत में एक बार फिर ई कॉमर्स पॉलिसी आ रही है। ई कॉमर्स की पॉलिसी में अगर भारत में ई कॉमर्स का सफर आप देखें पिछले 10 सालों में, तो ई कॉमर्स पॉलिसी तेजी से बदलती रही है अमेजन और फ्लिपकार्ट के आने के बाद। अब यहाँ भी जो नई पॉलिसी आ रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो जोड़ी गई है वो ये कि भारतीय
ई रिटेलर और विदेशी रिटेलर के बीच में जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी या जो समानता नहीं थी उसे ख़त्म किया जा रहा है। यानी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट अब तो विदेश की कंपनी है, वॉलमार्ट के पास है, ऐसी कोई कंपनियां या कोई और बड़ा रिटेलर भारतीय बाजार में आता है तो उसके लिए जो नियम होंगे वही नियम भारतीय रिटेल ई रिटेल कंपनियों के लिए, और भारत की रिटेल कंपनियाँ भी हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ भी हैं, मीशो और नायका और इस तरीके की जो रिटेल कंपनियाँ हैं। इस पॉलिसी के तहत जो नियम है कि पहली चीज़ तो ये कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो सामान बेचने वाला कोई भी रिटेलर है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्सचेंज मॉडल पर काम करते हैं, देश भर की अलग अलग कंपनियां उन पर अपना सामान बेचती हैं, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उस रिटेलर में कोई हिस्सेदारी नहीं ले सकेगा, यानी उसमें उसकी कोई इक्विटी नहीं होगी। आपको अगर ई कॉमर्स आप करीब से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि अमेज़न के साथ पिछले 4-5 साल में भारत में ऐसे कई विवाद हुए थे, जिसके बाद फिर सरकार को दखल करके अमेज़न को अलग करना पड़ा था कि उसका काम केवल एक्सचेंज प्रोवाइड करना है, बेचने के लिए कंपनियाँ वो अपनी नहीं खड़ी कर सकता। तो ये नियम भारतीय कंपनियों पर भी लागू होगा, यानी भारत की कंपनियाँ भी जो ई कॉमर्स कंपनियां वो अपने प्रोडक्ट बनाकर वहाँ नहीं बेच सकेंगी, ऐसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी नहीं ले सकेंगी जो कंपनियां उनके प्लेटफॉर्म से बिक्री कर रही हैं। इसके अलावा कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसी भी प्रोडक्ट की सेल नहीं कर सकेगा। उसका जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर बाकी लोग तो बिक्री करेंगे, वो अपना उत्पाद नहीं बेचेगा। अभी आपको कई सारी कंपनियों के उनके अपने ब्रांड दिखाई देते हैं, जो ब्रांड वो कंपनियां भी बना रही हैं जिनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो भी ई कॉमर्स पर दिखाई देता है। ये दूसरा बड़ा बदलाव है। चूँकि भारत में ई कॉमर्स सेक्टर में 100% FDI अलाउड है, 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दी जा चुकी है, तो ये नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे। विदेशी निवेश अगर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आता है तो ई कॉमर्स के संचालनों तक ही सीमित रहेगा। मॉनसून की बरसात की कमी की वजह से इस साल खरीफ की बुआई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। देश में मॉनसून का पहुंचे करीब 1 हफ्ता हो गया, लेकिन मॉनसून अभी भी महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अटका हुआ है। पिछले 3 दिन में वहीं बना हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। मॉनसून में आगे देरी बढ़ी तो उसकी वजह से खरीफ की खेती पर और ख़राब असर पड़ने की पूरी आशंका है। सर, ताज़ा हाल क्या है, कहाँ पहुँचा, कहाँ अटका है, कब तक पहुँचा? जो मानसून महाराष्ट्र की सीमा पर के सीमावर्ती इलाके में फंसा हुआ है। जो ताज़े आंकड़े हैं मानसून की बारिश के वो चिंताजनक हैं, और वो चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि 2 बड़े घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं मानसून की दृष्टि से। पहली चीज़ तो ये कि 1 से 13 जून तक भारत में जितनी बारिश हुई है वो उसमें 55% की कमी है, डिफिशियंसी है। सामान्य स्थिति में भारत में मानसून की शुरुआती हफ्तों में काफ़ी तेज बारिश होती है। 15 दिन लगभग बीतने को है मानसून को शुरू हुए, लेकिन अभी तक अगर आप मानसून डिफिशियंसी का चार्ट देखें इसके ऊपर तो आपको दिखाई देगा कि केरल जहां मानसून आता है 54% की डिफिशियंसी है, कर्नाटक में 65% की डिफिशियंसी है, और तमिलनाडु में थोड़ी बारिश ठीक हुई है। पूरे देश में 13 जून तक हुई बरसात के आंकड़े 55% की डिफिशियंसी दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि विपर्जय मानसून की, और ये आंकड़े में, ये चार्ट में भी आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में मानसून की बारिश की स्थिति क्या है। विपर्जय के असर के कारण ये माना जा रहा है कि जब तक विपर्जय का लैंडफॉल नहीं हो जाता है गुजरात के तट पर, तब तक मानसून की आगे बढ़ने की गति बाधित रहेगी। विपर्जय का असर का लैंडफॉल है, विपर्जय का पहुंचने की संभावना 15 जून के आसपास है, और इसके बाद इसीलिए यहाँ पर आपको इस में नीली लाइन दिखाई दे रही है, मानसून लगभग यहीं पर फंसा हुआ है। पिछले कई दिनों से इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, और विपर्जय को लेकर काफ़ी तैयारियां हैं, क्योंकि चक्रवातों का एक बड़ा दर्दनाक इतिहास रहा है गुजरात में। इससे पहले 25 साल पहले एक बड़ा भयानक तूफान आया था, तो विपर्जय को लेकर काफ़ी आशंका है जिसके हैं उससे बचाव की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इधर मध्य भारत में जहां मानसून के असर की संभावना देखी जा रही थी, विपर्जय के असर की संभावना नहीं, वहां खरीफ की बुआई फंस गई है। खासतौर से तेलंगाना के इलाके में मानसून करीब ऐसा पता चल रहा है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा की 4 हफ्ते की ज़्यादा की देरी से तेलंगाना पहुँचेगा, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भीतरी हिस्सों में से पहुँचने में और ज़्यादा देरी होगी, और यहाँ पर गर्मी के कारण और पानी की कमी की समस्या अब दिखाई देने लगी है। और ये जो कमज़ोर मानसून है या एल नीनो की आशंका, ये केवल खरीफ की बुआई पर असर नहीं डाल रही है, ये आपकी शेयर बाजार की कमाई पर भी असर डालेगी। असर कैसे डालेगी? कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से आपको बचकर रहना चाहिए? बादल रूठे तो मुनाफा वहां भी टूटे, ऐसी स्थिति है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस हफ्ते का देखिए आप फॉर्मूला गुरु में विपुल सिंह ने विस्तार से डॉक्टर रवि सिंह से जाना है कि एल नीनो कैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल का खेल बिगाड़ सकता है। रवि सिंह ने यह भी बताया है कि आपको कौन से स्टॉक से इस समय दूर रहना चाहिए, कौन से सेक्टर से दूरी बनानी चाहिए, और अगर आप इस
सूखे में भी, इस कमजोर मानसून के बीच भी अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो चुन चुन के कौन से स्टॉक आपको अपनी टोकरी में रखने चाहिए जो मुनाफा दिला सकते हैं। बहुत अच्छा शो है, बहुत विस्तार से रिसर्च के साथ विपुल सिंह ने इसको तैयार किया है, तो आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर, मोबाइल ऐप पर जाकर फॉर्मूला गुरु को देख सकते हैं। मई के दौरान थोक महंगाई लगातार दूसरे महीने नेगेटिव जोन में दर्ज की गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि मई के दौरान थोक महंगाई नेगेटिव 3.48 यानी कि 3.5% नेगेटिव दर्ज की गई है, जो नवंबर 2015 के बाद सबसे निचला स्तर है। इससे पहले अप्रैल के दौरान नेगेटिव 0.92% थी। मई के दौरान फल और सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, इसके अलावा तेल, तिलहन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से थोक महंगाई नेगेटिव जोन में बनी हुई है। सर, क्या बता रहा है ये आंकड़ा? थोक महंगाई का आंकड़े में कुछ अनोखा और अजीबोगरीब हो रहा है, काफ़ी दिलचस्प सा हो रहा है। भारत में महंगाई से लड़ाई चल रही थी, एक तरफ रिजर्व बैंक गवर्नर का बयान हम आपको बताएंगे, वो मान रहे हैं कि महंगाई से लड़ाई अभी जारी रहेगी। दूसरी तरफ थोक महंगाई कॉन्ट्रैक्ट होकर निगेटिव जोन में चली गई, निगेटिव टेरिटरी में पहुंच गई। अचानक 3 महीने में 2 महीने के भीतर भारत में थोक महंगाई की दर जो है वो माइनस में आ गई। ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर थोक महंगाई से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत है। पहले इसमें थोक महंगाई के आंकड़े में हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए जिनका असर आने वाले समय में रिजर्व बैंक के नतीजे पर, भारत की महंगाई पर पड़ेगा। तो अगर इस महंगाई के आंकड़ों को भीतर से खोलें तो अनाज की महंगाई अभी भी ऊंची बनी हुई है, जो कि भारत में लोगों की खाद्य प्लेट को प्रभावित करेगी। जो गिरावट है वो केवल फल सब्जियों के कारण है, इसलिए तेज गिरावट दिखाई दे रही है। धान की महंगाई भी बनी हुई है, और इसके अलावा जो कपड़ों के क्षेत्र में भी महंगाई, थोक महंगाई में अभी भी ऊंची दर बनी हुई है। लेकिन थोक महंगाई को आमतौर पर उपभोक्ता महंगाई से अलग ढंग से परखा जाता है। उपभोक्ता महंगाई में ये आंकड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है शुभम कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में एक स्पष्ट रूप से डिफ्लेशन की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। यानी भारत में एक तेज डिफ्लेशन, एक तेजी से डिफ्लेशन दिख रहा है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद हैं, मेटल्स हैं, इनकी कीमतें बेहद तेजी से गिरी हैं। अगर आप दिसंबर 2022 के आंकड़े को देखें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के WPI का, तो इसमें लगातार हमें तेज गिरावट दिख रही है। और ये बता रहा है कि एक तरफ जहां लोगों की ज़िंदगी को महंगा करने वाली चीज़ें अभी भी महंगी हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, वहीं जहां कंपनियों को निवेश से मांग की उम्मीद है वहां अब डिफ्लेशन आती दिखाई दे रही है। और ये एक अनोखी पेचीदा परिस्थिति है। अगर इस आंकड़े की रोशनी में आप देखें तो रिजर्व बैंक गवर्नर को तो फिर अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोक देने के बजाय ब्याज दरों में कमी कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन के संकेत दिखाई देने लगे। पर रिजर्व बैंक गवर्नर ने कुछ और कहा है जो आपको शुभम बताएंगे। क्या कहा है ये भी सुनिए। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रिटेल महंगाई को कम करने की प्रक्रिया धीमी रहेगी, और जब तक औसत महंगाई 4% का महंगाई का लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं कर लेती, तब तक बैंक की तरफ से महंगाई को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उठाए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए औसतन महंगाई 5.1% अनुमान है RBI का, और लक्ष्य के ऊपर है, ये 4% के लक्ष्य के ऊपर है। तो केंद्रीय बैंक का जो टारगेट रहेगा वो महंगाई को काबू करने का रहेगा, और जब तक वो कदम उठाते रहेंगे जब तक कि उनको यहाँ कमी नहीं दिखेगी। इस बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केंद्रीय बैंक पॉलिसी दरों में कमी की कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। सर, क्या मतलब समझा जाए इसका? फिर रिजर्व बैंक गवर्नर ये कह रहे हैं, अगर आप रिजर्व बैंक गवर्नर का ये जो बयान आया, जो हमने अभी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा देखी और जिसके बाद भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोका गया दोबारा, जिसको पॉज कहा जाता है मॉनेटरी भाषा में, वो पॉज जारी रखा गया, वहाँ तक ऐसा लग रहा था कि रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि आने वाले समय में महंगाई में और ज़्यादा कमी होगी। अगर आप थोक महंगाई के आंकड़े देखें तो वो आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। डिफ्लेशन एक अलग चुनौती है, क्योंकि मांग नहीं होना कंपनियों के बैलेंस शीट पर असर डालता है, रोजगारों में कमी करता है, निवेश में कमी करता है, लेकिन महंगाई की दृष्टि से कीमतें कम होनी चाहिए। रिजर्व बैंक गवर्नर का इशारा यह है कि अभी भारत में महंगाई की लड़ाई लंबी चलेगी। ये दंगल लंबा है, क्योंकि एक तो 4% का लक्ष्य बनाए रखना लंबे समय के लिए संभव नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन मानसून की जो स्थिति हम आपको लगातार बता रहे हैं, दूध की कीमतें, जीरा, गेहूं और चावल, इन जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। और अगर देश के एक बड़े हिस्से में 55% तक रेनफॉल डिफिशिएंट है, और यहाँ से मानसून आगे बढ़ चुका है, ध्यान रखिए कि केरल और कर्नाटका के हिस्से से मानसून आगे निकल चुका है और 55% कम बारिश को छोड़कर जा रहा है, तो इसका असर आने वाले समय में महंगाई में बढ़ोतरी के तौर पर दिख रहा है। तो रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपना नज़रिया थोड़ा सा बदला है। उनका कहना यह है कि ब्याज दरों में महंगाई से लड़ाई लंबी चलेगी, ब्याज दरों में कमी की तत्काल कोई उम्मीद नहीं है।
पॉज हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच जाए। ये जो अंतराल है, जो कोशिश है, ये अभी बनी रहेगी, लेकिन ब्याज दरें घटेंगी इसकी संभावना नहीं। खबर कर्ज लेने वालों के लिए अच्छी नहीं है, पर जमा करने वालों के लिए अच्छी है, क्योंकि उन्हें अगले 2-3-4 महीने तक एफडी पर अच्छे ब्याज दर की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। यानी सितंबर तक, अगर आप चाहें जुलाई अगस्त सितंबर तक, तो एफडी करा लीजिए। एफडी पर ब्याज दरों का ये मौसम 2-3 महीने और चल सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि स्पैम कॉल और एसएमएस पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का सहारा लें। ट्राई ने कंपनियों को यह भी कहा है कि वे एआई और मशीन लर्निंग का सहारा लेकर गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर, कंपनियों को क्या करने के लिए कहा गया है, क्या करेंगी कंपनियां? भारत का रेगुलेटर भारत की टेलीकॉम कंपनियों को तकनीक का इस्तेमाल सिखा रहा है, और वो ये कह रहा है कि जो बल्क कॉल्स आ रही हैं और जो मैसेजेस आते हैं, इन्हें रोका जाए। रोकने के लिए ये पता चलाया जाए कि वो किस ज्योग्राफी से आ रही हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप जान सकते हैं कि ये कॉल या मैसेजेस किस एरिया से आ रहे हैं और वहाँ से क्या ये पैसे जनरेट हो रहे हैं। इनकी जाँच करके इन्हें रोका जाए। आपको याद होगा कि पिछले 3-4 महीने से लगातार भारत का दूरसंचार रेगुलेटर भारत की दूरसंचार कंपनियों पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है, और कंपनियों ने एक फॉर्मेट भी बनाया। उस फॉर्मेट के तहत अब मैसेजेस भेजे जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो टेलीमार्केटिंग की कॉल्स हैं, जो अवांछित कॉल्स हैं और जो मार्केटिंग की कॉल्स हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है। तो अब ब्लॉक करने की प्रक्रिया शायद सजेस्ट की है। टीआरआई का ये प्रस्ताव बताता है कि कंपनियां पहचाने कि कहां से थोक में मैसेज आ रहे हैं और फिर उसको टारगेट करके उन्हें ब्लॉक किया जाए जहां से बल्क मैसेजिंग हो रही है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से इंडस्ट्री को पीएलआई योजना के जरिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उन सभी इंसेंटिव का जून अंत में रिव्यू हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को दिए जा रहे इंसेंटिव का रिव्यू होगा, और जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़े हुए हैं उनमें सुधार कैसे किया जाए, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल देश में 14 अलग अलग सेक्टर्स को पीएलआई योजना के जरिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। सर, रिव्यू की जरूरत क्यों? पीएलआई स्कीम का रिव्यू आखिर आ ही गया। पीएलआई स्कीम की शुरुआत एक निर्यात आधारित प्रोत्साहन स्कीम को बंद होने से हुई थी, जिस पर भारत को 2019 में WTO में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और उस स्कीम को बंद होने के बाद भारत सरकार एक नई स्कीम लाई थी जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। यानी भारत में इकाइयाँ लगाने के लिए सरकार बजट से पैसे देती है, प्रोत्साहन देती है। 14 क्षेत्रों में इसे खोला गया, इसे तेजी से बढ़ाया गया, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि 7-8 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोई बड़ा निवेश नहीं आया है, और भी बहुत सारी उलझनें पीएलआई को लेकर आई हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी पीएलआई निवेश का फायदा मिला है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बड़ा निवेश आने की उम्मीद की गई थी और अब ऐसा नहीं हो रहा है। समीक्षा की वजह यह है कि अभी इस स्कीम में करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए का पैसा पड़ा हुआ है सरकार के पास, जो दिया जाना है कंपनियों को, और वो 1.97 लाख करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल 2 साल के भीतर करना है। 2025 में इस स्कीम को समाप्त किया जाएगा या बंद किया जाएगा सरकार के मौजूदा कार्यक्रम के हिसाब से, अगर इसे बढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा पुश पीएलआई में चाहिए वो ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल अप्लायंसेस के अन्य क्षेत्रों में चाहिए। भारत की कोशिश ये थी कि इस स्कीम में वो निवेश आमंत्रित करके भारत को एक निर्यात और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनाएगा, और जो आयात पर निर्भरता है, इंपोर्ट पर निर्भरता है, उसे भी कम किया जाएगा। लेकिन नतीजे मिले जुले रहे हैं। पीएलआई के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ एक इकोनॉमिकम का लिंक पड़ा है। यहाँ पर हमने पीएलआई स्कीम की पूरी जांच पड़ताल की थी, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कितना असर करेगी, कितना असर किया इसने, और आगे इसका भविष्य क्या है। आप इकोनॉमिकम में इस रिव्यू से पहले, जो सरकार रिव्यू करने जा रही है, इससे पहले आप मनी 9 का एक रिव्यू देख सकते हैं इकोनॉमिकम में, जो हमने किया था, अंशुमान जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी पे आपको ध्यान होगा, अभी 4 दिन पहले हमने मनी सेंट्रल में एक स्टोरी की थी, हेडलाइन उसी पर ली थी, घोटाले ही घोटाले। वो घोटाले की जो इंटेंसिटी थी, जो वो और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जीएसटी अथॉरिटी ने देश भर में 30,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता किया है। उस समय तक ये टैक्स चोरी 10,000 करोड़ के आसपास की थी। टैक्स चोरी में करीब 18,000 लोगों के पैन और आधार चुराए गए, इनकी जानकारी का इस्तेमाल हुआ। 4,000 शेल कंपनियां बनाकर ये टैक्स चोरी की जा रही थी। हाल ही में सबसे बड़ी टैक्स चोरी का मामला नोएडा में पकड़ा गया था। ये वही दिन था जब नोएडा वाली टैक्स चोरी पकड़ी गई थी। तब हमने कहा था कि इस जीएसटी में हो रहे हैं घोटाले ही घोटाले, लेकिन इनके तो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सर, क्या हो रहा है? ये सरकार जीएसटी का प्रशासन एक तरह से हिल गया है। अगर परोक्ष रूप से भी जो हमारी बात हो रही थी जीएसटी के अधिकारियों से और विजिलेंस के अधिकारियों से, शुभम, वो एकदम चौंक गए कि जीएसटी के भीतर अचानक ये हो क्या रहा है। एक साथ 4,000 शेल कंपनियां निकल आई हैं। शेल कंपनियां वो जो कि जीएसटी के रिकॉर्ड में तो
वास्तविक कंपनियां हैं, सही कंपनियां हैं, कंपनियां फर्जी नहीं है, पर जो सारा काम काज कर रही हैं वो फर्जी हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमें इसके पीछे दिखाई दे रही है, जो सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए, कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर डेटा चोरी हुई है, डेटा लीक हुआ है। ये करीब करीब 12 से 14 हज़ार लोगों के पैन और आधार के डेटा चुराए गए। डेटा कहाँ से आए हैं उनके पास, इन्हें कहाँ से मिला है? डार्क वेब से आया हुआ डेटा है, क्योंकि इन डेटा के बिना तो कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी का, किसी भी व्यक्ति का डेटा चुराकर उनके नाम पर कंपनियां बनाई गई और उन्हें रजिस्टर कराया गया। 30,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड की बात इसमें आ रही। 18,000 पैन अकाउंट्स चुराकर इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये काफ़ी बेहद गंभीर समस्या है भारत में जो दिख रही है, जिसे शायद हम उतनी उसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं। इसका एक हिस्सा तो जीएसटी के कानून में उल्लंघन को लेकर है। ये कंपनियां कर क्या रही हैं? ये शेल कंपनियां बनाई जाती हैं, किसी के बिहाफ पर खरीद करती हैं और उस पर उन पर टैक्स क्रेडिट का क्लेम करती हैं, और वो क्लेम कमीशन के तौर पर बांटा जाता है, जैसे कि तमाम लोग बाजार में खरीद करते हैं और अपने साथ से किसी कंपनी का बिल लगा देते हैं। ये बात तो टैक्स क्रेडिट की चोरी की है, और भारत में इसकी समस्याएं पहले से भी रही हैं, टैक्स रेट की चोरी की। लेकिन जीएसटी का तकनीकी ढांचा बनने के बाद ये कहा जा रहा था कि फर्जी कंपनियां नहीं बनेंगी, क्योंकि आपके पास एक आईटी नेटवर्क है। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये दिखाई दे रही कि किसी का भी पैन कार्ड, किसी का भी डेटा चुराया जा सकता है और उस पर फर्जी कंपनी बनाई जा सकती है। इसलिए इसने जीएसटी प्रशासन को पूरी तरह हिला दिया है, काफ़ी हड़कंप है। और ये जो एंटी इवेजन ड्राइव सरकार ने शुरू की थी, जीएसटी प्रशासन ने शुरू की थी, उसमें रोज़ नए नए मामले खुल रहे हैं। ये दूसरा बड़ा हिस्सा है, बड़ा मामला है जो हमारे सामने आया है। वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल की कोशिशें फिर से तेज हो गई हैं। कंपनी ने रिवाइवल के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्लान सौंपा है। उस राशि में आधा पैसा आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन डालेंगे। इसके अलावा बाकी बची आधी रकम को बैंकों से कर्ज लेने के माध्यम से प्रमोटर्स जो है वो मध्यस्थता करेंगे। सर, फिर से कोशिश शुरू हुई है, रिवाइवल प्लान कैसे काम करेगा? 14,000 करोड़ रुपए डालने की बात है। लंबे समय के बाद 3-4-5 महीने हो गए, सरकार ने वोडाफोन पर बकायेदारी को पे ब्याज को इक्विटी में बदल दिया। कंपनी के सारे ग्राहक और सब्सक्राइबर्स गंवा चुकी। उसके बाद प्रमोटर्स अब थोड़ा सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं, और वोडाफोन पीएलसी पहले निवेश नहीं करना चाहती थी, पर जब जैसी खबरें आ रही कि वोडाफोन के 14,000 करोड़ रुपए के प्लान में वोडाफोन ग्रुप भी 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और कंपनी में 14,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसे बड़ा सवाल है, 14,000 करोड़ रुपए से क्या वोडाफोन रिवाइव हो पाएगी? 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के कर्ज पर बैठी है कंपनी। जब तक इसके रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू होगी, तब तक बाजार में ऑलमोस्ट ये 70 से 72% हिस्सा जियो और एयरटेल ले चुकी हैं, जिसके बारे में कल हमने विस्तार से आपको बताया था। वोडाफोन के लिए बाजार में संभावनाएं सीमित हैं, और इसके बाद भी वोडाफोन को के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि वोडाफोन को सर्वाइव करने के लिए टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, दरों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 14,000 करोड़ रुपए का निवेश तो कंपनी की पिछली समस्याओं का, जो उसकी देनदारियां हैं टावर्स की और टेक्नोलॉजी की, उनको पूरी करने में काम आएगा। कंपनी को वायबल बनाने के लिए दरों को महंगा करना पड़ेगा, टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि भारत की 2 बड़ी और कंपनियां जो बाजार में बैठी हैं, उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास वो कीमतें कम रख सकती हैं, इसलिए वोडाफोन के सर्वाइवल को लेकर सवाल हैं। और दूसरी चीज़ है कि वोडाफोन 5G के क्रियान्वयन में भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। हालांकि खबर शेयर बाजार के लिए थोड़ी सी राहत देने वाली थी, इसलिए हमने आज वोडाफोन के स्टॉक्स में, जो कि आमतौर पर पिटा हुआ स्टॉक है, उसमें थोड़ी सी गतिविधि, थोड़ी सी एक्टिविटी होते देखी है। अदानी समूह अब करीब 3.8 अरब डॉलर के लोन की रीफाइनेंसिंग के लिए नई शर्तों पर देसी और विदेशी बैंकों से बातचीत कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये हिंडनबर्ग मामले के बाद समूह का सबसे बड़ा प्रयास होगा। अदानी ग्रुप ने पिछले साल ये कर्ज अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लिया था। समूह इस पर विचार कर रहा है, क्या इस कर्ज को लंबी अवधि के डेट में बदला जा सकता है। ठीक है, हम अभी तुरंत नहीं दे पा रहे हैं, आप 5 साल का कर्ज 15 साल का कर दीजिए, 10 साल कर दीजिए, जिससे कि किस्त छोटी हो जाए, ब्याज का भुगतान कम हो जाए। दूसरी तरफ एक और खबर आई, उसके भी तार लगभग इसी से जुड़े हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मुद्रा में कर्ज लेने वाले भारत के कई बड़े कॉरपोरेट ग्रुप को साल 2024 में कर्ज चुकाने में मुश्किल आ सकती है। मुश्किल आएगी तो क्या होगा? वही रीस्ट्रक्चरिंग होगी, रीफाइनेंसिंग की नई शर्तें लिखी जाएंगी। वही काम लगभग अदानी ने शुरू कर दिया, इसलिए इसके तार इससे जुड़ते दिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची ब्याज दर और कंपनी की माली हालत कमजोर होने की वजह से ऐसा हो सकता है, मूडीज ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा है। सर, सवाल अदानी के कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कर रहे हैं?
कर्ज का प्रेत जो अडानी के सर पे बैठा वो उतर नहीं रहा है। करीब 3-3.5 बिलियन डॉलर का 4 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है अंबुजा सीमेंट के लिए लिया गया था। जिन बैंक से ये कर्ज लिया गया था उन बैंक से रिस्ट्रक्चरिंग की बात फिर शुरू हो गई है। जो बैंक हैं उनमें बार्कलेज है, उसमें डाइचे है, उसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, उसमें मित्सुबिशी फाइनेंशियल फर्म्स हैं। ये बैंक्स, इन्होंने अंबुजा सीमेंट का जो 10.5 बिलियन डॉलर का टेक ओवर किया गया था पिछले साल और जिस पर काफ़ी चर्चाएँ हुई थी, इसके बाद से ही अडानी समूह में समस्याएं आनी शुरू हुई थी। ये बात वहीं रखी हुई है। अब अडानी समूह इस समय मुश्किल में है क्योंकि दुनिया में ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं, उसे ये कर्ज चुकाने में मुश्किल आ रही है। बैंकों से इस बात की कोशिश की जा रही है कि उस कर्ज का भुगतान थोड़े समय के लिए टाल दें। यानी संकेत ये है कि अडानी समूह में वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो 3.5 बिलियन डॉलर का कर्ज तात्कालिक तौर पर चुका सके। जब भी कोई कंपनी लोन की रीफाइनेंसिंग कराती है, जैसे कि भारतीय जबान में रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है, तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ती है, उसे ज़्यादा ब्याज दरें भी देनी पड़ती हैं। अडानी समूह को उम्मीद है कि आने वाले समय में ये ब्याज दरें कम होंगी तो शायद उसे इसका फ़ायदा मिलेगा। मूडीज़ ने इस पूरे मामले पर जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत की बाकी कंपनियों के बारे में भी बताया है। आपको याद होगा कि भारत की कंपनियों ने पिछले 6-7 सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें कम होने का लाभ लेकर काफ़ी कर्ज उठाए थे जिनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जरिए और कॉर्पोरेट लोन्स के जरिए लिया गया था। भारत में ऐसी 22 कंपनियां हैं जिनका 212 बिलियन डॉलर का विदेश में कर्ज है, जिन्होंने विदेश से कर्ज ले रखा है। और अब उन कंपनियों की स्थिति यह है कि उन्हें अपने कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करानी पड़ रही है, बार बार बैंकों से बात करनी पड़ रही है। करीब 12 कंपनियां ऐसे कारपोरेट हैं जिनकी दुनिया में इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स हैं और उन्हें दुनिया के बैंकों से कर्ज मिला हुआ है। अडानी समूह की डेट रिस्ट्रक्चरिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है देखने वाली, क्योंकि अगर बैंकों ने ज़्यादा बड़ी शर्तें ला दी या रिस्ट्रक्चरिंग में मना किया तो फिर कंपनी के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी। उत्तर भारत में तापमान बढ़ने की वजह से बिजली की मांग में उछाल देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से कई राज्यों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ा है। अगर आप देखें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बिजली के लंबे लंबे कट लगने लगे। सर, आगे तो भीषण गर्मी है, एल नीनो का संकट है, बारिश कम होगी, क्या ये चिंता और ये संकट और बढ़ सकता है? जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो महसूस कर रहे होंगे कि उत्तर भारत के इलाकों में बिजली की कटौती लगातार बढ़ गई और लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है। उसके पीछे आंकड़े हमारे सामने जो बताते हैं कि भारत में जो पीक शॉर्टेज है, यानी सबसे अधिक मांग के समय में शॉर्टेज है, वो 189 मेगावाट के आसपास पहुँच गई है। डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ी हुई है। गर्मी के मौसम में वैसे भी डिमांड ज़्यादा है। मानसून की कमज़ोरी के कारण कई सारे इलाकों में सिंचाई के लिए भी बिजली के पंप्स का और उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया ताकि फसलों में सिंचाई की जा सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि देश के एक बड़े हिस्से में बिजली की समस्या आमतौर पर इस सीज़न में हमेशा के तरह से रहती है। अभी ग्रिड कंट्रोलर के जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से पता चल रहा है कि कई जगह ग्रिड पर दबाव भी है और अगर आने वाले समय में मानसून कमज़ोर रहता है तो बिजली की कटौती और ज़्यादा बढ़ सकती है। साल 2023 के दौरान हाई नेटवर्थ वाले कम से कम 6,500 भारतीय देश छोड़कर कहीं और बस सकते हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक पिछले साल 7,500 करोड़पति भारतीयों ने देश छोड़ दिया था। हालांकि इस साल ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कम है। करोड़पति नागरिकों के देश छोड़ने के मामले में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि लिस्ट में पहले पायदान पर कौन है? चीन से 13,500 करोड़पति नागरिक 2023 में अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। तीसरे स्थान पर यूके है, जहां से सबसे ज़्यादा अरबपति करोड़पति लोग छोड़कर जा रहे हैं। वजह क्या है सर? शुभम, ये वैसा पलायन नहीं है जिसको आप नीरव मोदी या मेहुल चोकसी या विजय माल्या जैसा पलायन माने। ये वो लोग हैं जो भारत में जिन्होंने कमाई की है, भारत से समृद्ध बने और ये दुनिया के अन्य देशों में जाकर बस रहे हैं। इसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण वजह हैं जो लगातार आ रही हैं। कुछ पुराने आंकड़े भी हमारे पास हैं। 2017-18 के बाद से भारत में ये प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हुई है, जिसमें 2014 के बाद से करीब 23,000 लोगों ने, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी, और 2017 में करीब 7,000 सुपर रिच लोग परिवार भारत से विदेश में चले गए थे। आप अगर मनी सेंटर देख रहे हैं तो आपने अडानी के फैमिली ऑफिस की, अंबानी के फैमिली ऑफिस की, दुबई के में ऑफिसेस खोलने की बात सुनी होगी। भारत में सुपर रिचेज या ज़्यादा कमाई वाले लोगों के पर को 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो भारत टैक्स के हिसाब से काफ़ी बड़ा देश है, ऐसे देश है जहाँ पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। सरकार ने पिछले सालों में बजट पर में अमीरों पर एक स्पेशल टैक्स भी लगाया था जो 2019 में आया था। भारत में सुपर रिच के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो सुपर रिच हैं, उन्हें भारत में निवेश की संभावनाएं सीमित दिखाई देती, उनके लिए निवेश के विकल्प कम हैं। जिन टैक्स ज्यूरिडिक्शन में ये पैसा जा रहा है वहाँ टैक्स
न्यूनतम है या नहीं है, उसमें दुबई है, सिंगापुर है। और इसलिए भारत में अब सुपर रिच ही नहीं बल्कि जो अपर मिडिल क्लास भी है, जो उच्च मध्यम वर्ग भी है, वो भी विदेश में बसने की और निवेश की तैयारियां कर रहा है। खासतौर से दुबई और सिंगापुर इसके लिए उभरते दिखाई दे रहे हैं। और ये समृद्धि का एक किस्म से पलायन है भारत से, एक किस्म से एसेट वेल्थ का माइग्रेशन है जो भारत से निकलकर बाकी देशों में जा रहा है। रूस दूसरा देश है यहाँ से हमने, रूस और चीन से भी हमने निवेशकों को बाहर जाते देखा। पर भारत से जो पलायन हो रहा है शुभम, वो मिडिल ईस्ट के देशों में और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में हो रहा है। इसके अलावा जो बाकी बड़े देश हैं जो इन सुपर रिचेस को आकर्षित कर रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है और यूरोप के कुछ देश भी हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में चौथे सबसे बड़े निवेशक के तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम उभरकर सामने आया है। DPITI के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में UAE ने भारत में विदेशी निवेश 3 गुना बढ़कर $3.35 अरब हो गया है। 21-22 में यह आंकड़ा $1.03 अरब का था। यूनाइटेड अरब अमीरात 2021-22 में भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक था। सूची में सबसे बड़े निवेशक भारतीय विदेशी निवेशक के तौर पर $17.2 अरब के निवेश के साथ सिंगापुर का नाम शामिल है। दूसरे नंबर पर मॉरिशस है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका को हटा दीजिए, लेकिन ये बाकी के जो देश हैं इनसे आने वाला निवेश हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। सर, पहले UAE की बात करते हैं। UAE से पारदर्शिता का सवाल हमेशा उठता रहा है। निवेश का ये आंकड़ा क्या बताता है? UAE से आने वाले निवेश को मैं काफ़ी चौंकाने वाला बदला हुआ है। UAE वो देश है जिसे FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट में वो देश रखे जाते हैं जहां वित्तीय खातों को लेकर पारदर्शिता नहीं है, जहां से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, और एक ऐसा ज्यूरिडिक्शन है जिस ज्यूरिडिक्शन से भारत में निवेश बढ़ रहा है। और जो पारंपरिक निवेश लाने वाले जो देश थे, मॉरिशस और सिंगापुर, उससे भी ज़्यादा। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 1 साल के भीतर UAE से जो भारत में पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या 143 से बढ़ के 173 हो गई है। यानी भारतीय शेयर बाजार में अब ज्यादा पैसे अरब के जरिए, अरब के देशों के जरिए आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जो विदेशी निवेशक काम कर रहे हैं उनमें से करीब 44 ऐसे हैं जो कैटेगरी 1 के निवेशक हैं। अब एक तरफ UAE की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, अपारदर्शिता को लेकर गहरी खराब छवि है, और दूसरी तरफ भारत के बाजार में यह पैसा आ रहा है। अब ये पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसकी तो पड़ताल उपलब्ध नहीं हो रही है, लेकिन भारत के लिए खतरे की घंटी, नियामकों के लिए खतरे की घंटी ज़रूर है कि ऐसे ज्यूरिडिक्शंस में, जिस ज्यूरिडिक्शंस में से भारत के लोग निवेश करने में हिचकते हैं और दुनिया में उन पर सवाल उठते हैं, वहाँ से शेयर बाजारों में पैसे पहुँच रहे हैं। कौन लोग हैं सर ये जो निवेश कर रहे हैं? जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 2 कैटेगरीज हैं जो हमें दिख रही हैं। एक तो जो FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, और जो सेबी के पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, इनके जरिए पैसा आ रहा है। अब इसमें बहुत सारा पैसा भारत के लोगों ने भी दुबई में निवेश कर रखा है। अभी कहना स्पष्ट पता नहीं कि ये पैसा वहाँ से उस तरह से आ रहा है जो भारतीय पैसा भी है, लेकिन ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि सेबी ने भी हाल में एक कोशिश भी शुरू की थी जानने की कि भारत में आने वाले विदेशी निवेशकों के पैसे के पीछे कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या, ये पता नहीं है। लेकिन अब ये कोशिश फिर अमीरात की स्थिति में थोड़ा मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि अमीरात में को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने माना है कि वहाँ से सूचनाएं मिलने में पारदर्शिता नहीं होती है। सर, UAE को हटा दें तो जो बाकी देश हैं इनकी पारदर्शिता कितने सवालों के घेरे में है? मॉरिशस को लेकर सवाल हमेशा से रहे हैं, लेकिन हालांकि मॉरिशस के साथ भारत का एक सूचना का आदान प्रदान का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का समझौता और एग्रीमेंट है। मॉरिशस से भी भारत में बड़ा निवेश आता है और उस पर हमेशा सवाल उठते हैं। अडानी समूह की 2 कंपनियों में निवेश के मामले मॉरिशस से ही जुड़े हुए हैं, जिनकी जाँच भी हो रही है और मॉरिशस से सूचना मांगने की कोशिश की जा रही है। सिंगापुर एक और तीसरा डेस्टिनेशन है। सिंगापुर में भी पारदर्शिता के सवाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों के साथ भारत के सूचना आदान प्रदान के संबंध पहले से हैं। UAE का उभरना अचानक इस दौरान पिछले 1-2 साल में उभरना थोड़ा चौंकाता है। एक और निवेश ऐसा है जो आपको चौंका सकता है, परेशान कर सकता है, वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स का, यानी कि PE इन्वेस्टमेंट। लंबे समय के बाद एक बार फिर से PE नोट्स वापसी के लिए तैयार हैं। इस बार वापसी का जो रास्ता होगा वो होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, यानी IFSC, गिफ्ट सिटी गुजरात। इसके जरिए वापस ये भारत के द्वार में एंट्री कर रहा है। घरेलू रेगुलेटर्स की करीब 1 दशक की यही कोशिश रही है कि किसी तरह ये इन्वेस्टमेंट हतोत्साहित तो ये इन्वेस्टमेंट भारत में ना आए। दुनिया के कुछ प्रमुख बैंक गिफ्ट सिटी का रुख करने पर विचार कर रहे हैं। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती होगा सेबी के लिए?
पार्टिसिपेटरी नोट्स वापस लौट रहे हैं, पी इन्वेस्टर्स वापस लौट रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले सरकार और सेबी ने पी नोट्स इन्वेस्टर्स पर क्रैकडाउन किया था। पी नोट्स इन्वेस्टर पर क्रैकडाउन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें निवेश करने वाली कंपनियों के बारे में उस देश के नियामक को कुछ पता नहीं होता, ना वो तो भारत में कोई कंपनी रजिस्टर कराते हैं, वो केवल पार्टिसिपेटरी नोट खरीदते हैं और उनके जरिए भारतीय शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करते हैं। इसे निवेश का दुनिया में सबसे अपारदर्शी, सबसे ओपेक और सबसे सवालों से घिरा हुआ तरीका बताया जाता है। अब गिफ्ट सिटी बनने के बाद गिफ्ट सिटी के जरिए ये निवेश, गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बनी उसके जरिए पी निवेश भारत में वापस लौटने लगा है। भारत में लंबी बहसें रही हैं विदेशी निवेश में पी माध्यम से आने वाले निवेश को लेकर, और भारत के रेगुलेटर्स लगातार इस बात की कोशिश भी करते रहे हैं कि भारत में विदेश से आने वाली कंपनियों के बारे में या निवेश के बारे में पारदर्शिता बरती जाए। अब यहाँ एक अजीब सी दुविधा दिखाई देती है। सेबी दुनिया भर के विदेशी निवेश संस्थाओं से उनके से हिसाब किताब मांग रहा है, उनसे उनकी पहचान मांग रहा है, उनकी केवाईसी कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत में विदेश में निवेश करने वाली वो कंपनियां जो पीई से नहीं है, जो विदेशी निवेशक हैं, रजिस्टर्ड विदेशी निवेशक हैं, जो भारत में कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के एफपीआई हैं, उनके बारे में भी सेबी के पास कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो पैसा किसका लगा हुआ है। इस बीच जो अपारदर्शी एक हिस्सा है पी का, वो भी वापस खुलता दिखाई दे रहा है जिसके जरिए आ रहा है। अब से भी पी निवेश को कैसे रेगुलेट करेगी, इस निवेश के बारे में सूचनाएं कैसे मिलेंगी, क्योंकि ये तो बगैर सूचना के, बगैर जानकारी के किया जाता है, ये सवाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को बड़ी राहत देते हुए सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल यानी सेट ने फैसला सुनाया है। सेट ने आईआरडीआई के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सहारा इंडिया के कारोबार को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को सौंपने का आदेश दिया गया था। अगली खबर, बैंक कर्मचारियों पे आपको ध्यान होगा, भी 3 दिन पहले हमने कहा था कि जो ये धोखेबाजों से समझौता है ये ठीक नहीं है, ये एक तरीके से ऐसा प्रयास है जिस पर विचार करना चाहिए दोबारा से। और देखिए क्या हुआ, बैंक कर्मचारियों ने रिजर्व बैंक के उस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है जिसमें आरबीआई ने बैंकों को छूट दी कि वे मर्जी से डिफ़ॉल्ट घोषित करने वालों से लोन सेटलमेंट कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के 2 संगठन यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन और ऑल इंडिया इंडियन बैंक कर्मचारी संगठन ने रिजर्व बैंक के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे नुकसानदेह बताया है और कहा है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था की जो साख है ये खराब होगी। संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के रिवाइवल के लिए इंसॉल्वेंसी में सहायता देने के लिए नियुक्त हुई कंपनी ईवाई की तरफ से रिवाइवल के लिए 500 करोड़ रुपए का सुझाव दिया गया है। कहा गया भाई पहले 500 करोड़ रुपए डालिए, उसके बाद कुछ रिवाइवल हो सकता है। गोफर्स्ट के क्रेडिटर्स की कमेटी कंपनी को अंतरिम फाइनेंस देने के लिए मान गई है, ये भी एक राहत की बात है। और कमेटी के बड़े क्रेडिटर्स ने ईवाई के 500 करोड़ रुपए फंडिंग की मांग कर सकता है। ये ईवाई ने जो बात कही है कि ठीक है अगर आप फंडिंग दे सकते हैं तो कम से कम इतनी दीजिए कि ये जमीन से आसमान में आ सके। गोफर्स्ट, कोई टिप्पणी आपकी सर? गोफर्स्ट पर में 2 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। एक तो क्रेडिटर्स की तरफ से पैसा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही। कंपनी ने भी कहा कि उसके पास 500-600 करोड़ रुपए का बजट है के फंड्स हैं जिसको कंपनी में लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ ईएनवाई ने भी ये कहा है कि 500 करोड़ रुपए के रिवाइवल के साथ कंपनी खड़ी हो सकती है। तो वित्तीय स्थिति में चीज़ें सुधरती दिख रही हैं। पर डीजीसीए क्या इस बात पर मान लेगा? क्योंकि एक दूसरा बड़ा हिस्सा गोफर्स्ट के साथ वो है जो लीज पर विमान देने वाली कंपनियों का है। क्या वो इसके बदले तैयार होंगी विमान देने के लिए? जिनकी लीज कैंसिल हो चुकी है, जिनकी लीज टर्मिनेट हो चुकी है, उन जहाज़ों को उड़ाने की कोशिश की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं, ये देखना होगा। गोफर्स्ट को उबारने की, उसे दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें अब थोड़ा रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही हैं। घटनाक्रम काफ़ी तेज है। अगर विमान देने वाली कंपनियाँ, एजेंट और बाकी ऑपरेशनल पार्टनर्स तैयार हुए तभी शायद डीजीसीए इसमें उड़ान की इजाज़त देगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। खबरें कुछ और भी हैं जिन्हें आप मनी 9 की वेबसाइट पर पहुंचकर जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉनसून आ रहा है, मॉनसून में आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इस पर आज मनी 9 की वेबसाइट पर एक शानदार खबर लगी है। बताया गया है कि कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर खरीदें, कौन से शेयर ना खरीदें। कंगाल ना बना दे लोन का ये ऑफर। कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जो आपको कतई नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, ये आपको कंगाल बना सकते हैं। तो क्या करेंगे अगर आपको ये लोन, पता कैसे करेंगे कि वो लोन कंगाल बनाने वाला है या नहीं है, ये आप लीजिए। मेंबरशिप को लेकर एक बड़ी अच्छी पर्सनल फाइनेंस की खबर है, सीधे आपकी जेब से जुड़ी। आपको तमाम तरीके की मेंबरशिप्स के ऑफर आते होंगे। कौन सी मेंबरशिप अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है, कैसे इसकी समीक्षा की जाए, आप मेंबरशिप पर ये स्टोरी हमारी पढ़ सकती हैं। टाटा की बैटरी से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। टाटा बैटरी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सस्ती बैटरी लाने की योजना है। कौन सी कारों में लगेंगी, कैसे बैटरी आएंगी, इसको आप जान सकते हैं। और गर्मी में
4 शेयर कराएंगे मुनाफे की बारिश। देखिए, आपके शहर में बारिश हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन हमारी टीम ने ये तैयारी की है कि आपके यहाँ मुनाफे की बारिश हो। तो इस सूखे के मौसम में, इस अल्नीनो के प्रभाव वाले मॉनसून में आप कौन से शेयरों से अपना पोर्टफोलियो बनाएं जहां मुनाफे की बारिश हो, ये भी आप जान सकते हैं हमारे यहाँ। कहाँ से दूर रहना है ये भी हम बताएंगे, क्या खरीदना है ये भी हम बताएंगे। आप बस वेबसाइट पर आइए। और इसके बाद अगर आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है या खरीदना चाहते हैं, इस पर आप एक एक्सपर्ट की भी मोहर लगवाना चाहते हैं, तो आप कल 1 से 2 जुड़िए। श्रीकांत चौहान जी कल हमारे साथ आ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज से, वो आपको बताएंगे। 9311121874 पर आप अपना सवाल भेजिए। रिसर्च हेड हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी, आपको आपके स्टॉक पर सलाह देने आ रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो तत्काल इसको भेज दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, थोड़ी देर में आ रहा है कॉर्पोरेट सेंट्रल, वो देखिए संदीप के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम